और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में देश आज मना रहा है बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बाबा साहेब को नमन करने के लिए देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली आएंगे। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वार्षिक शिखर बैठक में शामिल होंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। ये शिखर सम्मेलन आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी उपलब्ध कराएगा। 6 दिसंबर 2021 भारत रूस संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा, जब भारत रूस 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का पहला संस्करण भारत में आयोजित होगा। इसके साथ ही 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत में होंगे। यह शिखर सम्मेलन बारी बारी भारत और रूस में आयोजित होता है, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 का भारत रूस वार्षिक सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में 20वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक गए थे। 6 दिसंबर को होने वाली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से नवंबर 2019 के ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। They will begin with Raksha Mantri and his Russian counterpart, His Excellency Sergei Shoigu, co-chairing what is known as the Intergovernmental Commission, while External Affairs Minister will have a bilateral meeting with his counterpart, Russian Foreign Minister, His Excellency Mr. Sergei Lavrov. In the afternoon, the 21st India-Russia Annual Summit will be held, and we look forward to welcoming President Putin to New Delhi for this summit. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुलाकात में कई द्विपक्षीय हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की 2019 में व्यक्तिगत मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की 6 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा बहुपक्षीय सम्मेलनों में भी वर्चुअल तौर पर दोनों नेता मिलते रहे हैं। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुडाशेव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति देगी। It would be a very comprehensive paper, a very comprehensive document covering all dimensions of our ties, beginning with the united global issues, global affairs and United Nations, revived commitment to its central position in modern world. Then would come multiple regional issues, naturally Afghanistan included, as a source of our common concern, and then much space would be devoted to bilateral ties. राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अच्छी तेजी नजर आ रही है। साथ ही दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र, नवाचार, अंतरिक्ष और कोरोना वायरस टीकों और दवाओं के उत्पादन में संबंध सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं और रक्षा क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग है। दोनों देशों के बीच संबंध टाइम टेस्टेड हैं, जो हमारी विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव पर आधारित हैं। दोनों देश रक्षा व असैन्य परमाणु ऊर्जा के सामरिक क्षेत्रों और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों में व्यापक रूप से सहयोग करते हैं। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत और रूस के बीच पहली 2+2 वार्ता आज दिल्ली में हुई। इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्षों रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। Before 21st India-Russia Annual Summit later today.
We are meeting at a critical juncture in the global geopolitical environment, which is in great flux, especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic. As close friends and strategic partners, India and Russia have been working together to safeguard our common interests and to ensure peace, progress, and prosperity for our peoples. Our ties have been close and time-tested. In a world that has changed so much, they have been exceptionally steady. We have had an active dialogue at political levels and also a strong defense partnership over many years. Our meeting gives us a suitable platform to discuss politico-military issues of mutual interest that are interrelated and cross-cutting. Our discussions today will address the emergence of multipolarity and rebalancing. We look too at the consequences of over-centralized globalization. The COVID-19 pandemic has raised questions about the current model of global affairs, but the long-standing challenges remain even as new ones emerge. Prominent among them are terrorism, violent extremism, and radicalization. The situation in Afghanistan has wider repercussions, including for Central Asia. West Asia or the Middle East continues to present hotspots. Maritime security and safety is another domain of shared concern. We both have a common interest in ASEAN centrality and ASEAN-driven platforms. All in all, there is much to discuss today. I look forward to an open exchange of views that would further strengthen our special and privileged strategic partnership. Thank you, and I would invite Minister Lavrov to make his opening remarks. रूस के विदेश मंत्री ने भारत के साथ अपने देश की साझेदारी के महत्व का उल्लेख किया। Endorsed by Prime Minister Modi and President Putin, I'm confident that the new mechanism is going to turn into an efficient dialogue platform to talk about a wide range of regional and international topics. It'll further deepen our traditional mutual understanding. It'll help reinforce our specially privileged strategic partnership between our countries. Both Russia and India have a similar worldview of a more polycentric, more multipolar, more equitable world order. We advocate similar or identical positions on the most important political and military issues. We speak in favor of international law, reinforcing the collective principle of international affairs. We adhere to the principle of non-interference in the domestic affairs of other countries, and we have great respect for cultural and civilizational diversity of our world. This creates a very good platform for productive work in the framework of the new mechanism of the Russian-Indian dialogue that is being launched today, and I would like to join my colleague in thanking our Indian hosts for their warm hospitality and for organizing our work. Thank you. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी का उल्लेख किया। The pandemic, the extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood, and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. India seeks partners who are sensitive and responsive to India's expectations and requirements. Excellencies, I am glad that despite all these challenges, India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नई दिल्ली में एक समझौते पर आज हस्ताक्षर भी किए। इससे पहले दोनों मंत्रियों ने वार्ता की, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सहयोग भारत-रूस साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। उन्होंने आशा जताई कि ये साझेदारी पूरे क्षेत्र में शांति लाएगी और इस क्षेत्र को स्थिरता भी प्रदान करेगी।
Defense cooperation is one of the most important pillars of our partnership. India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation is a well-established mechanism since last 2 decades. It provides a platform to discuss and implement mutually agreed agenda for defense cooperation. We appreciate Russia's strong support for India. Our close cooperation is not targeted against another country. We hope that our cooperation will bring peace and prosperity to the entire region and provide stability to the region. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच साझेदारी विशेष और अनूठी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन विश्वास और गहरे विश्वास का रिश्ता साझा करते हैं। For us, the annual summit, of course, is a very unique event. Prime Minister Modi and President Putin share a relationship of great trust and confidence. They will actually be meeting. The annual summit is taking place after a gap of 2 years because of the COVID. So we are looking forward to some very significant outcomes from the summit. Our partnership is indeed very special. It's very unique. We are very conscious that in a world of rapid geopolitical changes, it has in fact been remarkably steady and strong. And I would also like to take the opportunity to underline that we are very satisfied with our bilateral relations and the state of our cooperation. और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार दिल्ली में इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। उस समय पर उनके पिताजी जागते थे। ऐसे कष्टों के बीच में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छे अंकों के साथ में मेडल लेकर और उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। बड़ोदरा के जो महाराज थे गायकवाड़ जी, उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी और उस समय 25 रुपए की छात्रवृत्ति उनको दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने जीवन पर्यंत वो गौमांस और मद्यपान से हमेशा दूर रहे। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा गहरा सच है कि इतनी सारी विदेश भी जाकर होकर आए, विदेश भी रहकर पढ़कर आए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासतों को, अपने देश की माटी से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 1917 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब भारत लौटकर आए तो बड़ोदरा के स्टेशन पर उनको लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है ना, उनके हृदय में बहुत पीड़ा हुई। बड़ोदरा के महाराज जी ने उनको सैनिक सचिव के पद पर नियुक्ति दी। उस पद पर रहने के समय जब देखा था कि कोई उनके पास आता था तो फाइल उनकर दूर से देते थे और इसके कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मन में काफी व्यथा आई और वहां से फिर वो प्रताड़ना से दुखी होकर मुंबई आ गए। मुंबई के कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। वहां के शिक्षकों के मन में आया कि ये इस वर्ग से आया हुआ प्रोफेसर क्या शिक्षा पढ़ा पाएगा। लेकिन थोड़े समय में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी विद्वत क्षमता से पूरे कॉलेज में इतनी लोकप्रियता अर्जित कर ली कि विद्यार्थी उनके पास आकर शिक्षा अध्ययन करने के लिए, उनसे टिप्स लेने के लिए उनके पास आने लगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़े प्रेम के साथ में उनको अध्ययन कराते थे। 31 जनवरी को उन्होंने मूक नायक मराठी पत्रिका निकालने का काम उनके द्वारा किया गया। एक मुंबई की महानगर पालिका ने और महाड़ में कि महाड़ का जो तालाब है, उस तालाब का पानी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया महानगर पालिका ने कि महाड़ के तालाब का पानी अब हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु भी उसका उपयोग कर सकेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने अनुयायियों के साथ में महाड़ के जल का उपयोग करने के लिए वहां पर आगे बढ़े, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने
आकर उनको उस जल का उपयोग करने से रोका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसके लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा जिस तालाब का पानी बैल पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, कुत्ते पी सकते हैं, सारे जानवर आके मतलब उसका भैंस पी सकते हैं, लेकिन हम मानव होकर उस तालाब का पानी का हम क्यों उपयोग नहीं कर सकते हैं। बड़ा लंबा संघर्ष उन्होंने किया और काफी लंबे संघर्ष के बाद फिर बाकी समाज के बंधु भी निकल कर आए। सब समाज के बंधुओं ने आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा चलाए जा रहे इस महान जल सत्याग्रह में उनका साथ दिया और फिर उस तालाब का पानी सारे समाज के सब बंधुओं के लिए, हमारे अनुसूचित जाति समाज के बंधुओं के भी उसका तालाब का पानी उपयोग कर सके। इस जल सत्याग्रह की सफलता से प्रेरित होकर पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व के प्रति एक विशाल अपार श्रद्धा और विश्वास का भाव जागृत हुआ। ऐसे ही जब नासिक का कालूराम मंदिर है, नासिक के कालूराम मंदिर में भगवान राम की एक प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि बड़ी अद्वितीय प्रतिमा, उसके दर्शन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा उस मंदिर के बारे में कहा जाता था। दलितों के लिए जब अलग से मंदिर की बात आई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा दलितों के लिए अलग मंदिर क्यों, जो मंदिर हैं हम उन मंदिरों में जाकर बाकी व्यक्तियों की तरह हम और हमारी बहनें जाकर, हमारी माताएं बहन वहां जाकर और दर्शन क्यों नहीं कर सकते। साहिब के महापरिनिर्वाण दिवस पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का आप संबोधन सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि इतने सालों बाद भी बाबा साहेब की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो आज भी प्रासंगिक है। और एक बार फिर से रुख करते हैं अहम खबर का। आज 2+2 वार्ता हुई है भारत और रूस के बीच। साथ ही रूस के राष्ट्रपति आज भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए। इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, आज अहम दिन है भारत और रूस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आज जो 2+2 वार्ता हुई है, उसमें क्या अहम मुद्दे रहे? देखिए, जो 2+2 वार्ता है उसमें हम जिस तरीके से देख सकते हैं, जो ओपनिंग रिमार्क्स रहे हैं दोनों ही पक्षों के, उसमें क्लियर ये बात का संदेश दिया गया कि डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है और उसके साथ ही कोविड-19 महामारी से लड़ना, कोविड-19 पर कोऑपरेशन बहुत अहम है। उसके अलावा टेररिज्म की बात हुई है। टेररिज्म, अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कहें, इन सभी सिचुएशंस पर भी चर्चा हो रही है। और एक अहम बात है कि इस पूरे 2+2 का जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो हमें शाम तक पता चलेगा कि किन विषयों पर खास चर्चा हुई है। लेकिन अगर हम कहें तो अभी जो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर जो बातचीत हुई दोनों ही रक्षा मंत्रियों के बीच में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रशियन उनके काउंटर पार्ट सर्गेई शोइगु के बीच जो बातचीत हुई, उसमें कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं। अग्रीमेंट साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। अग्रीमेंट है मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर, एक एग्रीमेंट है 2021 से 2031 तक का, और बहुत ही अहम एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रोक्योरमेंट के लिए तकरीबन 6 लाख से भी अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स का। तो बहुत ही अहम एक तरीके से देखा जाए तो डिफेंस कोऑपरेशन पर ज़्यादा जोर है। उसके साथ ही अगर हम जानते हैं जिस तरीके से कि बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है हमारी डिफेंस इन्वेंट्री में रशिया का, तो बेशक डिफेंस एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है हमेशा से इंडिया और रशिया टाइज के बीच में, जो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप हम जिसे कहते हैं, और हमारी जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें अगर हम देखें तो अन्य क्षेत्रों को भी इस बार एक्सप्लोर किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मिलेंगे नई दिल्ली में, बहुत ही अहम होने वाला है ये 21वां एनुअल समिट। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन का एक सेक्टर है, एनर्जी ब्रिज बनाने की बात कही गई है। पहले ट्रेड का टारगेट रखा गया था तकरीबन $30 बिलियन 2025 तक, जो पहले ही पार कर लिया जा चुका है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इस बार बातचीत संभव है और ये एनुअल समिट का जो निष्कर्ष है वो शाम के बाद निकलेगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल। और रक्षा मंत्री ने जैसा कि आज कहा कि रक्षा क्षेत्र की जो ये सुदृढ़ता है दोनों देशों के बीच, एक नया स्तंभ है दोनों देशों के संबंधों में, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में परिदृश्य भारत के आसपास बदला है, उसे देखते हुए आपस की ये रणनीति जो है, रणनीतिक साझेदारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है दोनों ही देशों के लिए, खासकर अगर भारत की बात करें तो।
जी बेशक, देखिए जिस तरीके से रजनी हम बात कर रहे थे कि डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही एक टाइम टेस्टेड ट्रेंड रहा है रशिया भारत का, और जिस तरीके से हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट काफ़ी ज़्यादा रशिया से करते हैं, उसके साथ ही हम केवल इस बार ना केवल डिफेंस के क्षेत्र में हम ना केवल एक बायर और सेलर का रिलेशन अब मेंटेन कर रहे हैं, अब उसके बियॉन्ड जाकर उससे आगे बढ़कर अब हम जॉइंट वेंचर्स पर फोकस कर रहे हैं। रशिया बहुत ही अहम ऐसे देश है जो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस मिसाइल से ब्रह्मोस से लेकर अभी तक जितने भी साथ में और अब जो जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं AK-203 राइफल्स पर, तो इन सभी जॉइंट वेंचर्स को अब बायर सेलर रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो डिफेंस के क्षेत्र में जॉइंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं दोनों ही देशों के बीच में, वो जॉइंट एक्सरसाइजेज भी लगातार होती रह रही हैं। और उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि केवल डिफेंस पर अब जोर नहीं है, अलग जो क्षेत्र हैं, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र हो, हाइड्रोकार्बन्स का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, जिस तरीके से हम जानते हैं वैक्सीन्स, जो स्पुतनिक वैक्सीन को हमने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया, उसका भी RFID जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में आगे काम कर रहा है। तो बहुत ही अहम चीज़ है कि ना केवल अब डिफेंस सेक्टर में ही हमारा मेजर कोऑपरेशन रहे, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी एक्सपैंड हो। और आज इन विषयों पर जब खासकर चर्चा होगी, चूँकि टेररिज्म का भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है, अफगानिस्तान की जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व हुई है, उसके बाद टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, ये दो जो विषय हैं वो बहुत ही अहम चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं हर बायलैटरल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर। तो उन पर भी क्या बातचीत होती है, ये सब देखना रहेगा। और क्या इस पूरे 2+2 के साथ साथ आज जो एनुअल समिट होने वाला है, जो पिछले साल कोविड के कारण नहीं हो पाया था, उन सब से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, बिल्कुल बहुत ही अहम होगा। बिल्कुल, दोनों देशों के शीर्ष नेता भी 2019 के बाद मिल रहे हैं, वर्चुअली मिले हैं, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ बदला है पिछले 2 सालों में। ऐसे में ये शिखर वार्ता काफी अहम हो जाती है। जी बिल्कुल रजनी, बहुत ही अहम शिखर वार्ता है और 2019 में ब्रिक्स के बाद पहली बार इन पर्सन मीटिंग हो रही है। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति पुतिन भी ज़्यादा कोविड के दौरान बाहर नहीं निकले हैं देश के। उन्होंने G20 में भी शिरकत नहीं की थी इन पर्सन जाकर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी भारत और रूस के बीच की जो इम्पोर्टेंट जो फ्रेंडशिप है उसको दर्शाता है कि वो कई और जगहों पर वो नहीं जा पाए कोविड महामारी के दौरान, लेकिन भले ही कुछ घंटों के लिए वो आकर इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तकरीबन शाम को। और इस मीटिंग की भी कोई लिमिट नहीं तय की गई है, तो कई हो सकता है कुछ घंटों से लेकर कई घंटों तक ये मीटिंग चल सकती है शाम को। तो उसमें देखना होगा कि क्या बातचीत होती है। खासकर ये राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को भी कहा था कि जो डायनामिक एक तरीके से बहुत अच्छा समय चल रहा है ट्रेड के लिए दोनों देशों के बीच में। और आपको अगर कुछ आंकड़े यहाँ पर मैं देना चाहूँ तो देखा जाए तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक तकरीबन 8.1 बिलियन US$ का जो बायलैटरल ट्रेड है वो दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कोविड के दौरान भी जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगातार जारी रहा है। और भारत एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स रशिया को, तो बहुत ही अहम हो जाता है खासकर जब हम कोविड-19 के सिचुएशन की बात करते हैं। टेलीमेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इन सभी चीज़ों पर भी बातचीत संभव है, क्योंकि अब हेल्थ सेक्टर एक बहुत ही अहम कोऑपरेशन का एक क्षेत्र बनता हुआ उभर रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर भी बातचीत संभव है। तो देखना होगा कि शाम को क्या बातचीत होती है और उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा रही है कि दोस्ती का रंग और गहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना देव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वाविन CPVC पाइप्स IS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और बने हैं प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन रॉ मटेरियल से, जो दें 100% लीक प्रूफ कनेक्टिविटी। वाविन के RoHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। इसकी सेल्फ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दे लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, जो हॉट और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन के लिए बनाए इसे एकदम आइडियल चॉइस। Woven CPVC pipes and fittings with unmatched warranty for building healthy, sustainable environments. ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा आज भी जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा किया।
हंगामा होते रहने की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर संसद में आज कई अहम बिल पेश किए जाने हैं। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के हंगामे की आलोचना की। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और ये जो दृश्य अभी हम सबके सामने है, ये वास्तव में इनकी मंशा दिखाता है। क्या माननीय सांसदों को जो हादसे इस सदन में चेयर के साथ हुए, टेबल ऑफिस के साथ हुए, पूरे सदन का जो अवमानना हुई, जिस प्रकार से डिग्निटी हमारे लेडी मार्शल्स को अटैक करके किया गया कुछ सांसदों द्वारा, मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सांसदों ने माफी मांगनी चाहिए। सदन में क्या आज की कार्रवाई रही और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है जब दोनों ही सदनों में कई अहम बिलों पर पेश किए जाने हैं, उन पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि राज्यसभा में सुबह से ही जो विपक्ष है वो अपने रुखों को लेकर के उनके जो 12 सांसद हैं उनके निलंबन की कार्रवाई को वापस लिए जाने को लेकर उन्होंने शोर शराबा हंगामा किया। सरकार की तरफ से और चेयर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस मसले में जो कार्रवाई की गई है वो नियमों के अनुरूप है और अगर सांसद अपने व्यवहार को लेकर खेद व्यक्त करते हैं तो इस मामले में जो भी सदन के सामने प्रस्ताव आएगा उसके अनुरूप व्यवहार किया जाएगा, यानी कि उनका निलंबन वापस किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मसले पर विपक्ष राजनीति करते हुए आगे उनका यही व्यवधान करने का जो प्लान है, इसको कि यहाँ पर राज्यसभा के नेता सदन ने भी कहा कि आप जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं, ये दोनों विरोधाभास हैं। और इसी वजह से सब ने देखा था कि पिछले सत्र के दौरान भी विपक्ष ने जो रवैया अपनाया था उसकी वजह से तमाम संसदीय मर्यादाओं को तोड़ दिया गया था जी। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में व्यवधान देखा गया है। वहाँ पर दूसरी मांग एक और रही, जो नागालैंड से संबंधित जो मसला है उसको नेता प्रतिपक्ष ने उठाया शून्यकाल के दौरान और उन्होंने इस पर सरकार से जवाब की मांग की, खासतौर से गृह मंत्री के बयान को लेकर, जिस पर कि सरकार ने भी साफ कहा कि आज ही इस मसले में सरकार की तरफ से गृह मंत्री बयान देंगे। वहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 3 बजे के आसपास सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान इस मसले पर आ सकता है जी। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो नार्कोटिक्स ड्रग्स से संबंधित जो बिल है वो पेश कर दिया गया और वहाँ पर शून्यकाल भी चला और प्रश्नकाल भी चला। तो कुल मिलाकर शोर शराबा हंगामा लोकसभा में भी करने की कोशिश की गई, लेकिन सदन को चलाने में कामयाबी जरूर हासिल हुई जी। और ये जो बिल है नारकोटिक्स से संबंधित, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कुछ चीजें नारकोटिक्स और ड्रग्स को रखने संबंधित बदलने वाली हैं। बिल्कुल, इससे हम देखेंगे कि भविष्य में इससे संबंधित जो भी मुद्दे थे, खास तौर से नारकोटिक्स एंड ड्रग्स को लेकर जो विसंगतियां थीं, इस मसले में लेकर के जो कार्रवाई करने में जो दिक्कत आती थी, या इस मसले में जो पहले से जो मांग चली आ रही थी कि जिसमें कि नारकोटिक्स और ड्रग्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें शामिल कर किया जाएगा, जिससे कि देश में इस तरीके की जो बातें, जिसमें कि नारकोटिक्स ड्रग्स विभाग शुरू से ही कहता रहा है कि इस तरीके की अगर कोई अनियमितताएं हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए, और इसी वजह से ये संशोधन बिल है जो कि लोकसभा में पेश कर दिया गया है जी। तो अहम दिन है आज और भी कई अहम बिल पेश होने हैं। राज्यसभा में सरोगेसी को लेकर एक बिल पेश होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि सरकार उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। The Ujjwala 2 scheme, sir, which the honourable member has referred to, 1 crore additional connections were provided in the month of August, and I can tell you within a few months, out of the 1 crore connections, we have already granted about 80 lakhs, and more requests are coming in. Sir, this is an open scheme which evolves as we go along. And I want to assure the honourable member who has raised this question on Meerut that whether it's the rural district of Meerut or any other part of the country, we will be catering to all within the Ujjwala 2. रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी परमबीर सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परमबीर सिंह की याचिका का विरोध किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को कानून एक विसिल ब्लोअर नहीं मान सकता। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि परमबीर सिंह को अपने खिलाफ विभागीय जांच के खिलाफ सीआईडी जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि परमबीर सिंह अपनी याचिका के जरिए अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच को रोकना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि परमबीर के 20 मार्च 2021 के पत्र से साफ होता है कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जो मामले बताए वे मार्च से कुछ महीने पहले हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि परमबीर ने आरोप अपने ट्रांसफर के 3 दिन बाद लगाए, ऐसे में उनका पत्र जनहित या वास्तविक उद्देश्य के लिए नहीं था। और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की जमानत को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनआईए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द मामले की सुनवाई का आग्रह किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट को बेल दिए जाने का आदेश 8 दिसंबर से लागू होगा। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल दी थी, जिसके खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आज पूरा देश बाबा साहेब को नमन कर रहा है। और संसद भवन परिसर में आज डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम गणमान्यों ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। तो राष्ट्र आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मना रहा है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिनका खुद का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों की मिसाल है। बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसा नाम जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, एक ऐसा नाम जिन्होंने आजीवन समाज के निचले तबकों, महिलाओं और विशेषकर श्रमिकों के उत्थान के लिए बिना थके काम किया। आज उन्हीं भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। 20 मार्च 1927 तब के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का रायगढ़ जिला। इसी जिले में महाड़ के चावदार तालाब पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दसियों हजार लोगों ने तय किया कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व तोड़ इसी तालाब से पानी पिया जाएगा, जो अब तक मना था। और ऐसा हुआ भी। लेकिन याद रखें कि महाड़ सत्याग्रह में सवाल केवल पानी का नहीं था, ये बुनियादी मानवाधिकारों की स्थापना का मुद्दा था। एक विश्व स्तर के विधिवेत्ता अंबेडकर को एक दलित राजनीतिक नेता और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय अंबेडकर का जन्म एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। बेहद संघर्षपूर्ण स्कूली शिक्षा के बाद अपनी प्रतिभा के बल पर उन्हें कई स्कॉलरशिप मिली, जिसकी मदद से अंबेडकर ने विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डॉक्टरेट की डिग्रियां अर्जित की। भीमराव ने अपना पूरा जीवन जैसे देश के दमित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि में छिपी बेरोजगारी, श्रमिकों के काम के समय में कमी और उनका कल्याण, समान कार्य समान वेतन, प्रसूति अवकाश,
मजदूरों एवं कमजोर वर्गों के हितों के लिए और सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए कई आंदोलन और कोशिशें की, जिसका लाभ आज तक हमें मिल रहा है। भारत की आजादी के बाद उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। आजादी के बाद शुरुआती दिनों में यह सवाल तो था कि आखिर संविधान निर्माण की अगुवाई कौन करेगा। कई हलकों में संविधान के विदेशी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा रहा था, लेकिन फिर सबकी नजरें गईं पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके भीमराव अंबेडकर पर। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। दरअसल में भारतीय अधिनियम 1935 की सरकार की स्थापना के समय से अंबेडकर लोकतंत्र के संसदीय परंपरा के एक जोरदार समर्थक थे। शासन प्रणाली का ऐसा रूप जो सारी आवाजों को समेट ले, अलग अलग राज्यों को अपने विकास का पूरा मौका मिले, बाबा साहब ने संविधान के स्वरूप में इसे सुनिश्चित किया। देश से अंग्रेजों के जाने के बाद जब यह डर था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद क्या सामाजिक सच्चाइयां वही रहेंगी, जहां सामाजिक छुआछूत गहरे तक धंसा था। संविधान निर्माण के दौरान यह एक बड़ा मुद्दा रहा और इस समस्या के मुखर अगुवा रहे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने यह साफ शब्दों में लिखा कि समाज में पीछे रह गए लोगों को अब बराबरी का हक होगा। इंसान के छूने से इंसान का अपवित्र हो जाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। अवसर की समानता को बाबा साहेब ने अधिकार में बदला और संविधान सभा ने इसे मौलिक अधिकार माना। अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास हिस्सा माना। न्यूयॉर्क के विश्वविख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने 250 सालों के इतिहास के 100 पूर्व महान विद्यार्थियों को चुना, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महान काम किए और अपने देश और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस लिस्ट में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डेविड आइजनहावर, मिखाइल साकाशविली जैसे नाम थे। इसमें शीर्ष पर एक नाम भीमराव अंबेडकर का भी था। इस सूची में शामिल विभूतियों के लिए पैमाना एक ही था कि ये अपने समय से आगे के लोग थे। देश बाबा साहेब को कर रहा है नमन और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वाविन CPVC पाइप्स IS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और बने हैं प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन रॉ मटेरियल से, जो दें 100% लीक प्रूफ कनेक्टिविटी। वाविन के ROHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। इसकी सेल्फ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दे लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, जो हॉट और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन के लिए बनाए इसे एकदम आइडियल चॉइस। Woven CPVC pipes and fittings with unmatched warranty for building healthy, sustainable environments. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS YOLO to 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी है। सरकार का पूरा ध्यान सभी देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार तीव्र गति से इसके लिए देश भर में अभियान भी चला रही है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि 50% से अधिक आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताई है और ट्वीट किया है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में इस तरह निर्बाध गति से बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें मास्किंग अप और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहना चाहिए। और भाजपा की देश हित की नीतियों और सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा से प्रभावित होकर देश के कई हिस्सों से दूसरी पार्टी के नेताओं का लगातार भाजपा में आने का क्रम जारी है। आज नई दिल्ली में तेलंगाना कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष CH विट्ठल अपने कई साथियों के साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा महासचिव तरुण चुग और भाजपा नेता अनिल बलूनी भी मौजूद थे। CH विट्ठल के भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज जो है वो देश के लोग डेमोक्रेसी का और भारतीय जनता पार्टी का हाथ और साथ ले रहे हैं, उसका एक ही प्रमुख कारण है कि आज देश जो है वो दो सियासी खानों में बटा हुआ है। एक तरफ डायनेस्टी पर विश्वास करने वाली पार्टी और एक तरफ डेमोक्रेसी पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं विट्ठल जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेंशन है हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर इलाके में, उसमें आपका ये सहयोग और आपका पार्टी में आना महत्वपूर्ण सहयोग अदा करे। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सू की पर चल रहे मुकदमों में से ये पहला मामला है जिसमें सजा की घोषणा की गई है। अदालत ने उन्हें कोरोना नियमों को तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने का दोषी करार दिया। याद रहे कि आंग सान सू की को फरवरी में एक फौजी तख्तापलट के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था। वे तभी से सैन्य हिरासत में हैं। उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर उनकी रिहाई की मांग की थी। सैन्य प्रशासन ने सुकी के विरुद्ध 11 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन और जनता को भड़काने का आरोप भी शामिल है। अगर इन सभी मामलों में उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें आजीवन जेल में रहना पड़ सकता है। और इंडोनेशिया में शनिवार को जावा द्वीप पर माउंट सेमेरू ज्वालामुखी के फटने के बाद बचाव दल अभी भी गर्म राख में दबे गांवों के जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 14 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हुए, जबकि 1300 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। विस्फोट के बाद लोगों को दम घुटने, बिजली के ठप होने और आंधी तूफान की वजह से राहत और बचाव कार्य बाधित हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बरसात की आशंका है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य और मुश्किल हो सकता है। गौरतलब है कि माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। आखिरी बार ये दिसंबर 2020 में फटा था, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यूपी के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था। यानी ये सब काम सफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे।
उस पाप के घड़े को लेके घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोहरी घाट से होते हुए, जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है।